तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जीव जीते क्यों हैं, ये तो ठीक है, समझ आता है, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पर ये प्रजनन क्यों करते हैं? मतलब इसमें इतनी ऊर्जा खर्च होती है और ऐसा भी नहीं लगता कि जीने के लिए ये एकदम जरूरी हो। फिर भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो दुनिया जीवों से भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो प्रजनन करते हैं। आज हम जिस सामग्री को खंगाल रहे हैं वो जीव विज्ञान का एक अध्याय है जो इसी सवाल के आसपास घूमता है। जीव जनन कैसे करते हैं? हमारा मकसद सीधा है, इस पाठ की जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालना और ये समझना कि जीवन खुद को आगे कैसे बढ़ाता है। हम सफर शुरू करेंगे बिल्कुल सरल एक कोशिका वाले जीवों से और पहुंचेंगे हम इंसानों जैसे जटिल प्राणियों तक। देखेंगे कि प्रजनन के कितने अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, प्रजनन की जो जड़ है वो है शरीर की बनावट का खाका तैयार करना, एक तरह का ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट कहाँ है? ये होता है कोशिका के केंद्रक में, डीएनए के रूप में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो प्रजनन कोई भी हो, उसका सबसे पहला सबसे बुनियादी कदम है इस डीएनए की एक कॉपी बनाना। कोशिकाएं क्या करती हैं? वो कुछ रासायनिक क्रियाएं करती हैं जिससे डीएनए की ठीक वैसी ही एक और कॉपी बन जाती है, 2 कॉपी हो गई। फिर कोशिका बढ़ जाती है और बन जाती हैं 2 नई कोशिकाएं। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, प्रक्रिया तो सीधी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है। क्या ये जो डीएनए की कॉपी बनती है वो एकदम हूबहू होती है, 100% परफेक्ट? असल में ना, कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया, मतलब कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस पूरी तरह से अचूक नहीं होती। उसमें थोड़ी बहुत थोड़ी सही पर गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से जब डीएनए कॉपी होता है तो हर बार थोड़ी बहुत विभिन्नता या वेरिएशन आ ही जाती है। मतलब जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो मूल कोशिका जैसी तो होती हैं, पर एकदम क्लोन नहीं, थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। थोड़ी अलग। पर हम तो अक्सर परफेक्शन की बात करते हैं, तो ये जो गलती या विभिन्नता है ये जरूरी क्यों है? ये तो एक तरह की कमी हुई ना। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। असल में यही जो आप कमी कह रहे हैं, यही विभिन्नता जीवों के अस्तित्व के लिए एक वरदान है। देखिए, हर जीव की जो आबादी होती है वो एक खास तरह के माहौल में रहती है, एक खास जगह जिसे हम नीश कहते हैं। हाँ, अब डीएनए कॉपी में स्थिरता इसलिए जरूरी है ताकि जीव की बनावट बनी रहे और वो उस नीश का, उस माहौल का सही से इस्तेमाल कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि माहौल यानी पर्यावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तापमान बदल सकता है, पानी का स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, खाने की चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। अब सोचिए, अगर किसी बैक्टीरिया की पूरी आबादी बिल्कुल एक जैसी हो, कोई विभिन्नता न हो, और अचानक पानी का तापमान बढ़ जाए इतना कि वो उनके लिए जानलेवा हो, क्या होगा? पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी एक झटके में। ओह, हाँ, सही बात है। लेकिन अगर उसी आबादी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हों जिनमें थोड़ी सी विभिन्नता के कारण गर्मी सहने की क्षमता ज्यादा हो, तो क्या होगा? बाकी सब मर जाएंगे, हाँ। पर ये कुछ बच जाएंगे और फिर ये आगे बढ़ेंगे, प्रजनन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये जो विभिन्नता है ये प्रजाति को बदलते हुए माहौल के हिसाब से ढलने और सबसे जरूरी जिंदा रहने में मदद करती है। और यही विभिन्नता जब पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होती जाती है तो विकास यानी एवोल्यूशन का आधार बनती है। तो ये गलती असल में एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। वाह, क्या बात है। यानी कि थोड़ी सी अपूर्णता, इम्परफेक्शन ही असल में प्रजाति को बचाए रखती है। ये तो कमाल की बात है। चलिए, अब ये देखते हैं कि अलग अलग जीव इस प्रजनन के काम को करते कैसे हैं। जाहिर है तरीके अलग अलग होंगे, निर्भर करेगा कि जीव के शरीर की बनावट कैसी है। सबसे पहले उन सरल जीवों की बात करते हैं जो अकेले ही, मतलब बिना किसी साथी के, नई पीढ़ी बना लेते हैं। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे आम तरीका है विखंडन, फिशन, मतलब बस बढ़ जाना। जो एक कोशिका वाले जीव हैं उनके लिए तो कोशिका का बटना ही नया जीव बनना है। जैसे अमीबा, वो तो किसी भी तरफ से, किसी भी प्लेन से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हाँ। या फिर लीशमेनिया, जिससे कालाजार होता है, उसका बटना एक खास तय दिशा में होता है। और कभी कभी तो एक कोशिका एक साथ कई सारी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम। इसे बहुखंडन कहते हैं, मल्टीपल फिशन। हाँ। फिर कुछ थोड़े बड़े पर हैं सरल ही, जैसे स्पायरोगाइरा नाम का एक शैवाल है। वो क्या करता है? खंडन का तरीका अपनाता है, फ्रेगमेंटेशन।
जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगेरा बन जाता है। और कुछ जीवों में तो गजब की क्षमता होती है पुनर्जनन की, रीजनरेशन। जैसे प्लेनेरिया, अगर आप उसे काट दें तो हर टुकड़ा बढ़कर पूरा नया प्लेनेरिया बना लेता है। हाँ, प्लेनेरिया की ये क्षमता तो कमाल की है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पुनर्जनन या खंडन ये तरीके जटिल बहुकोशिकीय जीवों में काम नहीं करते, जैसे हम इंसान या दूसरे जानवर। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे जीवों में कोशिकाएं सिर्फ यूं ही इकट्ठी नहीं होती। वो खास काम करने के लिए संगठित होती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर अंग यानी ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये सारे अंग शरीर में अपनी खास जगह पे होते हैं, एक तय व्यवस्था में। आप हाथ की कुछ कोशिकाएं लेकर पूरा इंसान नहीं बना सकते, है ना? इसलिए हम जैसे जटिल जीवों को प्रजनन के लिए ज्यादा जटिल तरीकों की जरूरत पड़ती है। सही बात है। अच्छा, पौधों में एक तरीका तो हम सबने देखा है, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हाँ, गुलाब की डंडी काटी, जमीन में लगा दी, नया पौधा तैयार। हाँ। है ना? गन्ना है, अंगूर है, यहां तक कि ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा है, उसकी पत्ती के किनारे से ही नए पौधे निकल आते हैं। हाँ, वो पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं। हाँ, वही। इसका फायदा ये है कि एक तो पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं बीज के मुकाबले, और दूसरे वो बिल्कुल अपने जनक पौधे जैसे होते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन्होंने बीज बनाने की क्षमता ही खो दी है, जैसे केला या गुलाब की कुछ किस्में। वो तो इसी तरीके से उगाए जाते हैं। और आजकल तो एक और तकनीक है, टिश्यू कल्चर। उसमें तो पौधे के किसी छोटे से हिस्से, कुछ कोशिकाओं से ही लैब में हजारों पौधे बना लेते हैं। हाँ, ऊतक संवर्धन ये खासकर सजावटी पौधों या रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए काफी इस्तेमाल होता है। और एक और तरीका है अलैंगिक जनन का, वो है बीजाणु बनाना, स्पोर फॉर्मेशन। कभी ब्रेड पर लगी फफूंदी देखी है? हाँ। राइजोपस। उस पर जो काले काले छोटे दाने जैसे दिखते हैं। हाँ, वो धागे जैसे स्ट्रक्चर पर गोल गोल। हाँ, वो गोल गोल असल में बीजाणु धानियां हैं। उनके अंदर भरे होते हैं ढेरों बीजाणु यानी स्पोर्स। ये स्पोर्स बहुत मजबूत होते हैं। इनके ऊपर एक मोटी दीवार होती है जो इन्हें खराब हालात से बचाती है, और जैसे ही इन्हें कोई नम सतह मिलती है, ये उगकर नई फफूंदी बना लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जितने भी तरीके हमने देखे, विखंडन, खंडन, मुकुलन भी होता है, हाइड्रा में जैसे कली निकलती है। हाँ, बडिंग। हाँ, बडिंग, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, ये सब अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। इनमें खास बात क्या है? एक ही जनक होता है, और जो नई पीढ़ी बनती है वो आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली लगभग उसी की कॉपी होती है। ये तरीका बहुत तेज और आसान है, खासकर जब माहौल स्थिर हो, ज्यादा बदलाव ना आ रहे हो। लेकिन इनमें विभिन्नता बहुत बहुत धीरे धीरे आती है, सिर्फ डीएनए कॉपी की छोटी मोटी गलतियों से। तो फिर सवाल उठता है कि अगर माहौल तेजी से बदल रहा हो या फिर ज्यादा विभिन्नता की जरूरत हो, तब क्या? यहीं पर शायद वो दूसरा तरीका आता है जिसमें दो जीवों की जरूरत पड़ती है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही। लैंगिक जनन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फायदा यही है कि ये विभिन्नता पैदा करने की प्रक्रिया को कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा तेज कर देता है। इसमें क्या होता है? दो अलग अलग माता पिता, दो अलग इंडिविजुअल से डीएनए आता है। अब उन दोनों के डीएनए में पहले से ही पिछली पीढ़ियों से जमा हुई अलग अलग तरह की विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। जब लैंगिक जनन में ये दोनों डीएनए मिलते हैं तो विभिन्नताओं के बिल्कुल नए, एकदम अनोखे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इससे प्रजाति की बदलते हुए पर्यावरण में ढलने और जिंदा रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक दिक्कत नजर आ रही है मुझे। हाँ। अगर हर पीढ़ी में दो लोगों का डीएनए आकर जुड़ेगा तो हर अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा डबल नहीं हो जाएगी? पहली पीढ़ी में X, दूसरी में 2X, तीसरी में 4X। ये तो कोशिका संभाल ही नहीं पाएगी, उसका तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। एकदम सही पकड़ा। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और प्रकृति ने इसका जो समाधान निकाला है वो वाकई शानदार है। ज्यादातर बहुकोशिकीय जीवों ने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर में खास जनन कोशिकाएं बनानी शुरू की, जर्म सेल्स, या जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, गैमीट्स। अच्छा। इन कोशिकाओं में एक बहुत खास तरह का कोशिका विभाजन होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। इस विभाजन की खासियत यह है कि इससे जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या
और इसलिए डीएनए की मात्रा शरीर की बाकी आम कोशिकाओं के मुकाबले ठीक आधी रह जाती है। आधी। हाँ, बिल्कुल आधी। फिर जब लैंगिक जनन के दौरान दो अलग-अलग जीवों से आए ये आधे डीएनए वाले युग्मक, जैसे नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक एग आपस में मिलते हैं, इस मिलने को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन, हाँ। तो जो नया जीव बनता है यानी युग्मनज या जाइगोट, उसमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा फिर से नॉर्मल हो जाती है, उतनी ही जितनी जनक जीवों में थी। अरे वाह, मतलब पहले आधा करो फिर मिलाओ तो मात्रा नॉर्मल रहेगी। कमाल का जुगाड़ है तो, है ना? और जैसे जैसे जीव और जटिल होते गए, ये युग्मक भी खास बनते गए। आमतौर पर एक युग्मक बड़ा होता है जिसमें भोजन जमा रहता है, ये मादा युग्मक यानी एग होता है, और दूसरा युग्मक छोटा और गतिशील होता है ताकि वो चलकर मादा युग्मक तक पहुंच सके, ये नर युग्मक यानी स्पर्म होता है। समझ गया। प्रकृति ने डीएनए डबलिंग की समस्या का कितना सटीक और कितना एलिगेंट हल निकाला है, कमाल है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया, ये लैंगिक जनन फूलों वाले पौधों में कैसे काम करता है। अच्छा, तो जो फूलों वाले पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें जनन अंग कहाँ होते हैं? उनके फूल में? हाँ। हम सबने स्कूल में पढ़ा है फूल के हिस्से, बाहर वो हरी पत्तियां जैसी बाहेदल सेपल्स, फिर रंगीन पंखुड़ियां पेटल्स। हाँ, जो कीटों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। और उनके बीच में होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। यही असल में जनन अंग हैं। पुंकेसर नर भाग है, ये बनाता है परागकण, पॉलन ग्रेन्स, वही पीला पीला पाउडर जो अक्सर फूलों पर लगा दिखता है। और स्त्रीकेसर मादा भाग है। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर चिपचिपा सा वर्तिकाग्र स्टिग्मा, जहां परागकण आकर चिपकते हैं, फिर एक नली जैसी वर्तिका स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ अंडाशय ओवरी। इसी अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, और हर बीजांड में होती है एक अंडकोशिका, एग सेल। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या हुई? सबसे पहले जरूरी है कि परागकण पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचे। इसे कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। ये हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, कुछ जलीय पौधों में, या फिर कीट पतंगे, तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी, चमचगादड़, ये सब करते हैं। अच्छा, ये एजेंट होते हैं परागण के? हाँ। अगर परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिरे तो उसे कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो किसी दूसरे पौधे के फूल पर गिरे तो उसे कहते हैं परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से ज्यादा विविधता आती है। समझ गया। तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, उसके बाद उस परागकण से एक पतली सी नलिका निकलती है, पोलन ट्यूब। ये नलिका वर्तिका से होती हुई नीचे अंडाशय में मौजूद बीजांड तक अपना रास्ता बनाती है, और इसी नलिका के रास्ते नर युग्मक जो परागकण में होता है वो सफर करके बीजांड के अंदर मौजूद अंड कोशिका तक पहुंचता है और उससे मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद वो जो निषेचित अंड कोशिका है, जो अब युग्मनज या जाइगोट बन गई है, वो विभाजित होना शुरू करती है और विकसित होकर बनाती है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। उधर जो बीजांड है वो अपने चारों तरफ एक सख्त कवर बना लेता है और बदल जाता है बीज में, सीड में, और पूरा का पूरा अंडाशय तेजी से बड़ा होता है और पककर बन जाता है फल, फ्रूट। फूल के जो बाकी हिस्से थे, पंखुड़ियां, बाहेदन, पुंकेसर, वो सब मुरझाकर झड़ जाते हैं। अच्छा, तो फल अंडाशय से बनता है और बीज बीजांड से। हाँ, और बीज के अंदर वो नन्हा सा पौधा यानी भ्रूण सुरक्षित रहता है सुप्तावस्था में। फिर जब उसे सही परिस्थितियां मिलती हैं, सही नमी, तापमान, ऑक्सीजन, तो वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट करता है और एक नया पौधा बन जाता है। फल का काम अक्सर यही होता है कि वो बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करे ताकि नए पौधे माँ पौधे से दूर उग सके, कंपटीशन कम हो। पौधों की ये पूरी प्रक्रिया काफी स्पष्ट हो गई। निषेचन, बीज बनना, फल बनना। अब आते हैं उस प्रजाति पर जिसमें शायद हमारी दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, यानी हम इंसान। मानव में जनन कैसे होता है? इंसानों में भी जैसा हमने कहा लैंगिक जनन ही होता है, और इसकी शुरुआत होती है किशोरावस्था में, टीनेज ईयर्स में, जब शरीर में कई बदलाव आते हैं।
इस अवस्था को कहते हैं यौवनारंभ या प्यूबर्टी। ये सिर्फ लंबाई या वजन बढ़ना नहीं है, ये संकेत हैं कि शरीर अब यौन रूप से परिपक्व हो रहा है, सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है। कुछ बदलाव तो लड़के लड़कियों दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे कांख में और जांघों के बीच जननांग क्षेत्र में बाल उगना, त्वचा का थोड़ा तैलीय हो जाना, मुंह से निकलना। हाँ, ये कॉमन चेंजेस है। फिर कुछ खास बदलाव होते हैं। लड़कियों में स्तनों का आकार बढ़ना शुरू होता है, निपल्स का रंग गहरा हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज भारी हो जाती है, फट जाती है जिसे कहते हैं, और लिंग का आकार भी बढ़ता है। हाँ, और ये सारे बदलाव धीरे धीरे होते हैं, अलग अलग लोगों में थोड़ा अलग अलग समय पर हो सकते हैं। ये सब संकेत हैं कि शरीर अब प्रजनन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो रहा है, और इसके लिए जरूरी है कि विशेष जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से विकसित हो जाएं। पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो उसमें मुख्य अंग हैं वृषण यानी टेस्टीज। ये शरीर के बाहर एक थैली, वृषण कोश या स्क्रोटम में लटके होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्राणु यानी स्पर्म बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। हाँ, लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस कम। ये वृषण शुक्राणु तो बनाते ही हैं, साथ में एक बहुत जरूरी हार्मोन भी बनाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। यही हार्मोन लड़कों में यौवनारंभ के सारे बदलाव लाता है। फिर ये शुक्राणु कुछ नलिकाओं, वास डेफरेंट से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ ग्रंथियां जैसे शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव इनमें मिलाती हैं। इससे एक तरल पदार्थ बनता है, वीर्य या सीमेन, जिसमें शुक्राणु तैरते हैं और उन्हें पोषण भी मिलता है। ये वीर्य फिर मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा से होता हुआ शिश्न, पेनिस के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। मूत्रमार्ग पेशाब और वीर्य दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। और शुक्राणु खुद बहुत छोटे होते हैं ना, उनमें मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें तैरने में यानी गति करने में मदद करती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र की। स्त्री जनन तंत्र में पेट के निचले हिस्से में होते हैं अंडाशय यानी ओवरीज, एक जोड़ी। जी। इनका काम है अंड कोशिका यानी एग या ओवम बनाना, और साथ ही स्त्री हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना। एक दिलचस्प बात यह है कि लड़कियों में जन्म के समय ही उनके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे मौजूद होते हैं। यौवनारंभ के बाद इनमें से हर महीने आमतौर पर एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलता है। अच्छा, हर महीने? हाँ, ये अंडा फिर जाता है अंडवाहिका में, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहीं पर इसी ट्यूब में अगर शुक्राणु मौजूद हो तो अंडे का निषेचन हो सकता है। निषेचित अंडा फिर आगे बढ़कर पहुंचता है गर्भाशय में, यूट्रस, या जिसे आम भाषा में बच्चेदानी या कोख कहते हैं। गर्भाशय एक थैली जैसी मजबूत मांसपेशियों वाली संरचना है। इसकी अंदर की दीवार हर महीने मोटी और रक्तवाहिकाओं से भरपूर हो जाती है, ताकि अगर निषेचित अंडा आए तो वो वहां स्थापित हो सके, इम्प्लांट हो सके और वहीं विकसित होकर भ्रूण बन सके। गर्भाशय नीचे एक संकरे भाग, ग्रीवा या सर्विक्स के जरिए योनि यानी वजाइना में खुलता है। योनि मैथुन के दौरान शुक्राणु ग्रहण करने का और बच्चे के जन्म के समय बाहर आने का रास्ता है। तो अगर हम प्रक्रिया को जोड़ें, यौन संबंध या मैथुन के दौरान शुक्राणु पुरुष के शरीर से स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं। वहां से वो तैरते हुए ऊपर जाते हैं, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिका तक पहुंचते हैं। अगर उसी समय अंडाशय से निकला हुआ अंडा अंडवाहिका में मौजूद है तो कोई एक शुक्राणु उस अंडे के साथ मिल सकता है, यानी निषेचन हो सकता है। ये निषेचित अंडा, जिसे अब युग्मनज कहते हैं, वो विभाजित होना शुरू कर देता है और भ्रूण बनाते हुए नीचे गर्भाशय की तरफ बढ़ता है और उसकी तैयार दीवार में जाकर धंस जाता है, स्थापित हो जाता है। इम्प्लांटेशन। बिल्कुल सही। और एक बार भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो गया तो फिर वहां एक बहुत ही खास ऊतक, एक स्पेशल टिश्यू विकसित होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा। ये प्लेसेंटा मां और विकसित हो रहे भ्रूण के बीच एक कनेक्शन का काम करता है। ये एक तरह की डिस्क होती है जो गर्भाशय की दीवार में धसी होती है और भ्रूण इससे एक नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसी प्लेसेंटा के जरिए मां के खून से पोषण जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी चीजें भ्रूण तक पहुंचती हैं। और साथ ही भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं
वो भी प्लेसेंटा के जरिए माँ के खून में चले जाते हैं ताकि माँ का शरीर उन्हें बाहर निकाल सके। तो ये प्लेसेंटा एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है भ्रूण के लिए। हाँ बिल्कुल, ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को जिंदा रखने और बढ़ने में मदद करता है। ये पूरी गर्भावस्था इंसानों में आमतौर पर लगभग 9 महीने की होती है और जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो गर्भाशय की मांसपेशियां लयबद्ध तरीके से रिदमिकली सिकुड़ना शुरू करती हैं और बच्चे का जन्म होता है। ये तो हुई बात जब निषेचन हो जाता है, लेकिन अगर निषेचन ना हो तो हर महीने तो गर्भधारण नहीं होता, तब क्या होता है? ये भी एक जरूरी सवाल है। देखिए, अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु ज्यादा देर जीवित नहीं रहता, लगभग 1 दिन। अगर इस दौरान शुक्राणु से उसका मिलन नहीं होता यानी निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय ने जो तैयारी की थी, वो मोटी दीवार जो बनाई थी, हाँ, वो मोटी रक्त और पोषक तत्वों से भरपूर परत जो उसने निषेचित अंडे को रिसीव करने और उसे पोषण देने के लिए बनाई थी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ये परत धीरे धीरे टूटने लगती है और ये टूटी हुई परत रक्त और श्लेष्म म्यूकस के साथ मिलकर योनि के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म, रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। पीरियड्स भी कहते हैं। ये साइकिल लगभग हर महीने दोहराया जाता है और आमतौर पर 2 से 8 दिनों तक चलता है। ये एक तरह से गर्भाशय का खुद को साफ करना और अगले संभावित गर्भधारण के लिए फिर से तैयारी शुरू करना है। अच्छा, तो ये है मासिक धर्म का कारण। पूरी प्रक्रिया समझने के बाद एक और बहुत जरूरी पहलू पर बात करनी चाहिए, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा आपने कहा, यौवनारंभ धीरे धीरे होता है, शरीर यौन रूप से परिपक्व हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति, खासकर किशोर, मानसिक या सामाजिक रूप से यौन क्रिया या फिर माता पिता बनने की भारी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस बारे में कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। कई बार दोस्तों का दबाव होता है, कभी कभी पारिवारिक या सामाजिक दबाव भी होता है। इन सब दबावों के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है और इसके अलावा यौन क्रिया के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कि यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, ये एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं। इनमें कुछ जीवाणु संक्रमण होते हैं जैसे गोनोरिया या सिफिलिस, और कुछ वायरल संक्रमण होते हैं जैसे मस्से या फिर बहुत खतरनाक HIV/AIDS। हाँ, और इन रोगों से बचाव बहुत जरूरी है। कंडोम जैसे अवरोधक तरीकों का इस्तेमाल कुछ हद तक इनसे सुरक्षा दे सकता है, खासकर HIV जैसे संक्रमण से। और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी पहलू है गर्भधारण का। यौन क्रिया से गर्भधारण की संभावना हमेशा रहती है। अगर कोई महिला, खासकर कम उम्र की लड़की, शारीरिक या मानसिक रूप से गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो ये उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए गर्भधारण को रोकने या उससे बचने के कई तरीके विकसित किए गए हैं जिन्हें गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। इनमें कुछ यांत्रिक अवरोध हैं, जैसे पुरुषों के लिए कंडोम या महिलाओं के लिए योनि में पहनने वाले डायाफ्राम या कवरिंग। ये शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकते हैं। फिर कुछ हार्मोनल तरीके हैं, जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, पिल्स। ये आमतौर पर अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं, लेकिन क्योंकि ये शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलती हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ अंतर्गर्भाशयीय उपकरण भी हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या IUDs, जैसे लूप या कॉपर टी। इन्हें डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय में लगा दिया जाता है। ये भी गर्भधारण रोकते हैं, पर कभी-कभी इनसे गर्भाशय में जलन या और दिक्कतें हो सकती हैं। और कुछ स्थायी तरीके भी हैं शायद। हाँ, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी द्वारा भी गर्भनिरोधन किया जा सकता है। पुरुषों में इसे नसबंदी या वैसेक्टमी कहते हैं, जिसमें शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु वीर्य में आ ही ना पाए। महिलाओं में इसे ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, जिसमें अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि अंडा गर्भाशय तक ना पहुंच सके और शुक्राणु भी अंडे तक ना पहुंच पाए। ये तरीके ज्यादा स्थायी और लंबे समय के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सर्जरी हैं, तो इनमें ऑपरेशन से जुड़े खतरे जैसे इन्फेक्शन का डर तो रहता ही है। ये तो हुए गर्भ रोकने के तरीके, लेकिन अगर गर्भ ठहर जाए और वो अनचाहा हो तो
ऐसे में गर्भपात यानी अबॉर्शन का भी एक विकल्प होता है, जिसे सर्जरी या दवाइयों से किया जा सकता है। हालांकि यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि इस तकनीक का दुरुपयोग लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए भी होता है। खासकर भारत जैसे देशों में कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल फिटिसाइड एक बड़ी समस्या है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और समाज में लड़के लड़कियों के अनुपात को बहुत खराब करता है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर सामाजिक बुराई है। और स्रोत यानी जो टेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो आखिर में एक और बड़े सामाजिक मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाता है। वो ये कहता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों के जीवन स्तर को सुधारना मुश्किल बना सकती है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। लेकिन वो साथ में ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हमारे समाज में जो खराब जीवन स्तर दिखाई देता है उसका मुख्य कारण सिर्फ जनसंख्या का आकार है या फिर समाज में मौजूद संसाधनों का असमान वितरण यानी इनइक्वालिटी। ये एक सोचने वाली बात है। तो आज हमने जीवन की निरंतरता की इस पूरी अद्भुत कहानी को समझने की कोशिश की। कैसे बिल्कुल सरल जीव अलैंगिक तरीकों से फटाफट अपनी संख्या बढ़ाते हैं और कैसे हम जैसे जटिल जीव लैंगिक जनन और उससे पैदा होने वाली विभिन्नता के जरिए बदलते हुए माहौल का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। हमने फूलों में परागण और निषेचन से लेकर इंसानों में यौवनारंभ, गर्भाधान और बच्चे के जन्म तक की यात्रा की। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। जनन स्वास्थ्य, गर्भ निरोधन के तरीके, यौन संचारित रोगों से बचाव और जनसंख्या जैसे मुद्दे हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। इन मामलों में सही जानकारी होना और सोच समझकर फैसले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंत में जैसा आपने कहा, स्रोत ने एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ा है जिस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए कि हमारे आसपास जो हमें जीवन स्तर में कमी दिखती है या जो समस्याएं दिखती हैं, उनका ज़्यादा बड़ा कारण क्या है? लोगों की बढ़ती संख्या या फिर समाज में जो संसाधनों का बंटवारा है उसमें मौजूद असमानता? ये एक ऐसा सवाल है जो जीव विज्ञान को हमारी सामाजिक हकीकतों से जोड़ता है और यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।